न्यूटन का पहला लॉ कहता है कि ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट्स इन मोशन will continue to be in motion unless acted upon by a net external unbalanced force। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो जिंदगी भर रेस्ट पे ही रहेगी, रुकी हुई ही रहेगी, वो अपने आप चलने नहीं लगेगी अनलेस कि तुम उस पर एक अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स लगाओ। और ऑब्जेक्ट जो कि मोशन कर रही है, जो कि चलती ही जा रही है, वो हमेशा चलती रहेगी, वो रुक नहीं जाएगी अचानक से अनलेस कि तुम उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स न लगा दो। तो आओ इसे समझते हैं कि कैसे ये आया। तो बहुत ही सालों तक, इनफैक्ट अभी भी हम ये एक्सपीरियंस करते हैं कि अगर एक बॉडी है और ये बॉडी जो है ये मूव कर रही है, मूविंग बॉडी, तो ये थोड़ी देर बाद जाके खुद से रुक जाने वाली है। तुम इसे छेड़ो चाहे नहीं छेड़ो, ये बॉडी अपने आप जाके रुक जाएगी। और अगर एक बॉडी को हमें मूव करवाते रहना है तो उस बॉडी पे हमें हमेशा एक्सटर्नल फोर्स लगाते रहना पड़ेगा। ऐसा हमने कोई बॉडी नहीं देखा है जो कि मूव करते जा रही है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। ऑन इट्स ओन कोई बॉडी नहीं चलती रहती है। और यही एक्सपीरियंस हमारे पूर्वजों ने किया। इनफैक्ट ग्रीक्स के ज़माने से लेकर 16वीं शताब्दी तक हर एक साइंटिस्ट यही मानता था कि हर बॉडी के पास एक टेंडेंसी होती है रुक जाने की। ऑब्जेक्ट्स हैव अ टेंडेंसी टू स्टॉप। और अगर किसी बॉडी को तुम्हें मूव करवाते रहना है तो उस पर तुम्हें एक नेट फोर्स लगाते रहना पड़ेगा। और ये इंसान, ये जो चीज़ है, ये जो बिलीफ है, ये इंसान 2000 साल तक, 2000 से भी ऊपर के साल तक इंसान ये चीज़ों को मानता था। लेकिन 16वीं शताब्दी में 3 दिग्गज आए। अब तुम सोच रहे होगे कि यहाँ पे 3 साइंटिस्ट क्यों हैं? ये लॉ तो न्यूटन का लॉ है, तो फिर यहाँ पे 3 लोग कौन हैं? इन तीनों में से ये जो भाई हैं, ये महानुभाव, ये हैं न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। और ये हैं यहाँ पे गैलीलियो, और ये यहाँ पे है डिकार्ट। और इनकी स्पेलिंग में एक एस आता है, पता नहीं मुझे यहाँ पे एस क्यों आ रहा है। तो हाँ, यहाँ पे 3 दिग्गज इसलिए हैं क्योंकि यहाँ गैलीलियो और डिकार्ट, इन दोनों ने ये लॉ जो है न्यूटन के पहले ही बता दिया था। तो फिर हम न्यूटन को श्रेय क्यों देते हैं इस लॉ का? तो असल में न्यूटन ने इस लॉ के साथ कई और लॉ दिए, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और इस सारे लॉ को कंबाइन करके उन्होंने मैकेनिक्स बनाया, जिसका इस्तेमाल हम आज भी करते हैं साइंस समझने के लिए। तो इन लोगों ने कहा कि ये जो बॉडीज हैं, इनके पास टेंडेंसी है हमेशा अपनी वेलोसिटी को मेंटेन करने की। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी जा रही है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो वो हमेशा उसी वेलोसिटी से जाती रहेगी अनलेस कि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगे। लेकिन तुम सोच रहे होगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो देखते आ रहे हैं कि बॉडीज जो है, जो भी मूव करती है, वो हमेशा जाके कहीं ना कहीं रुक जाती है अपने आप ही। और अगर मुझे बॉडी को मूव करवाते रहना पड़े तो उसके लिए उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। तो ये ऐसा कैसे बोल पा रहे हैं? तो इन्होंने कहा, जब बॉडी हमारी एक सरफेस पे मूव कर रही है तो भले ही हमें कोई नहीं दिख रहा हो, कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं दिख रहा हो इससे इंटरैक्ट करता हुआ, फिर भी यहाँ पे इन्वायरमेंट है और इस सरफेस के खुद के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इस बॉडी से इंटरैक्ट कर रहे हैं। और ये जो इन्वायरमेंट है, ये जो सरफेस है, ये इस बॉडी पे एक फोर्स लगाएगी मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। और इस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन का फोर्स। और ये जो फोर्स है, यही बॉडी को रोकने में मजबूर कर देगा। और फिर तुम सोच रहे होगे कि ये ऐसा कैसे कह पा रहे थे उस समय पे? तो इन्होंने देखा कि अगर मैं सरफेस को बहुत ही स्मूथ कर दूं, अगर मैं जमीन की जगह पे इस बॉडी को एक आइस के स्लैब पे ढकेलूं, तो ये जो बॉडी है वो थोड़ी दूर जाके रुकती है, थोड़ी और ज्यादा दूर ये चल लेती है। तो जरूर कुछ ना कुछ होगा सरफेस में ही जिसके कारण ये बॉडी थोड़ी और ज्यादा दूर चल पा रही है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि सरफेस ही है जो कि एक फोर्स लगा रही है। हमें कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं दिख रहा है, फिर भी सरफेस इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रही है, एक अनबैलेंस फोर्स, जिसके कारण बॉडी रुक जा रही है। अब ये तो था पहला केस। अब दूसरे केस में क्या हो रहा है? दूसरे केस में तुम्हें इस बॉडी को मोशन में रखने के लिए हमेशा इस पे एक कांस्टेंट फोर्स लगाए रखना पड़ता था। तो वो कैसे हो रहा है? तो उसके लिए इन्होंने कहा कि तुम्हें जब बॉडी की मोशन को मेंटेन करना हो तो तुम उस पर एक कांस्टेंट फोर्स लगाए रखते हो, और वो जो तुम्हारा फोर्स है वो फ्रिक्शन के फोर्स को बस बैलेंस करता है। और इसलिए इस बॉडी पे कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं होता है, और इसलिए बॉडी हमेशा अपने मोशन को कंटिन्यू करती है। तो अगर एक बक्से को तुम्हें कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है तो तुम्हें उस पर एक कॉन्स्टेंटली फोर्स लगाते रहना पड़ेगा। तुम्हारा जो फोर्स होगा वो फ्रिक्शन के फोर्स को बैलेंस कर देगा, ताकि उस पे, बॉडी पे, बक्से पे कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं हो। और क्योंकि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है, इसलिए बक्सा जो है अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन करेगा। अगर तुम्हें बक्से की वेलोसिटी को चेंज करना है तो तुम्हें अपने फोर्स को भी चेंज करना पड़ेगा।
अगर तुम्हें बक्से को एक्सेलरेट करना है, बढ़ाना है उसकी वेलोसिटी, तो तुम्हें अपने फोर्स को भी बढ़ाना पड़ेगा। और इसी ख्याल के कारण 16वीं शताब्दी में इन लोगों ने कहा कि ऑब्जेक्ट्स के पास टेंडेंसी होती है अपने मोशन को मेंटेन करने की, अपनी वेलोसिटी को कांस्टेंट रखने की, अनलेस कि उस पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। तो 16वीं शताब्दी में इन लोगों ने कहा ऑब्जेक्ट्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन वेलोसिटी अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। और उस जमाने में ये सोच पाना खुद में बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि इनके पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं थे जिसके कारण ये एडवांस एक्सपेरिमेंट कर पाते। इनके पास रॉकेट्स वगैरह नहीं थे जिसके कारण ये स्पेस में जा पाते और वहाँ फ्रिक्शनलेस एनवायरनमेंट में एक्सपेरिमेंट्स करके बता पाते। तो इन्होंने बिना किसी एडवांस इक्विपमेंट की मदद से केवल बस सोच के ही, थॉट एक्सपेरिमेंट करके ही ये लॉ दे दिया, और इसे हम कहते हैं न्यूटन का पहला लॉ।